नमस्कार। आप यदि नेपाल का सामाजिक संजाल चेक करेंगे तो उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आदमी बताया जाता है। आप नेपाल की सोशल मीडिया को देखिए और आपको बहुत सारे विश्लेषक ऐसे मिल जाएंगे जो एक ही काम कहते हैं कि नेपाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आदमी प्रधानमंत्री ओली हैं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री ओली ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहे हैं। उनमें से एक काम हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये समस्या नेपाल में बहुत सालों से चली आ रही थी और इस समस्या से गरीबों को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। तो प्रधानमंत्री ओली ने इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। हुआ क्या दोस्तों कि कल हम एक समाचार पढ़ रहे थे, ये विराटनगर की घटना है। महानंद राय नाम के एक आदमी हैं, उन्होंने लगभग 3 लाख रुपए ब्याज पर लिया। किससे? संजय प्रसाद रोनियाड से। तो इन्होंने लगभग 10 साल पहले या 9 साल हो चुका है, 9 साल पहले इन्होंने 3 लाख रुपए ब्याज पे लिया था। उसके बाद होता क्या है कि इन्होंने पिछले 9 सालों में 12 लाख रुपए चुका दिया है और अभी भी 34 लाख रुपए बाकी देने को है। लिया कितना था इन्होंने? 3 लाख रुपए। देने को कितना है? 34 और 12 कितने होते हैं? 46 लाख रुपए। तो 10 साल की अवधि में, 9 साल की अवधि में 3 लाख का 46 लाख बन चुका है। ऐसे कुछ घटनाएं और भी हैं जहां पे 5 लाख रुपए उधार लिया गया और 12 साल 15 साल की अवधि में वो 1 करोड़ रुपए ब्याज ही ब्याज मिला के बन चुका है। पहले ये जानिए आप कि ये होता कैसे। दोस्तों, नेपाल में बहुत सारी जगहों पर बाजारी ब्याज चलता है, यानी हफ्ते में जितने बाजार लगेंगे उतने बाजार पे ब्याज देना पड़ेगा। तो माना किसी ने लिया 1 लाख रुपए एक बाजार का, तो महीने में 9 या 8 बाजार होते हैं, तो 10,000 पे 100 रुपए होता है एक बाजार का, यानी 1 लाख पे 1,000 रुपए एक बाजार का। तो महीने में 9 बाजार भी हो सकते हैं और 8 बाजार भी हो सकते हैं। तो कितना ब्याज हुआ 1 लाख का? 8,000 रुपया। एक महीने का 8,000 रुपये ब्याज हुआ 1 लाख रुपए का। तो साल का कितना हो गया? 96,000 रुपये। और 9 बाजार भी आते हैं बीच में, यानी 1 साल में रकम डबल। अब यहां पर भी आदमी पैसा नहीं देता है तो फिर 2 लाख का चालू हो जाएगा। तो पहले वो 8,000 दे रहा था किस्त, अब कितनी देनी पड़ेगी? 16,000 रुपए महीने। तो 6 महीने में 1 लाख रुपए और हो जाता है, यानी 18 महीने में 3 लाख रुपए रकम बन गई 1 लाख रुपए की। कितने महीने में? 18 महीने में। और अब यदि वो आदमी ब्याज नहीं देता है तो इसी प्रकार फिर 3 लाख का लगेगा, तब कितना देना पड़ेगा महीने की किस्त? 24,000 रुपए। इसी प्रकार 6 महीने नहीं चुकाएगा तो फिर कितने देनी पड़ेगी? 32,000 रुपए। यही करते करते क्या हो जाएगी, वो 1 लाख की रकम जो है वो लगभग 4 सालों में 10 लाख रुपए पहुंच जाएगी। और यदि इसमें ब्याज पर ब्याज लगता रहा तो ये 10 लाख नहीं 20 लाख भी पहुंच सकती है। जो साहूकार लोग हैं उनकी गणित कुछ ऐसे होती है कि 1 लाख का वो लोग 5 साल के अंदर अंदर 20 लाख रुपए बना देते हैं। और ये मधेश एरिया में कुछ ज़्यादा है और राजा के समय में बहुत ज़्यादा था, जब 10,000 का एक दिन का ब्याज या एक बाजार का ब्याज 100 रुपए होता था। और अभी भी ये चल रहा है, लेकिन अभी ये गुपचुप रूप में चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे उनकी बहुत सारी जमीन साहूकार लोगों ने कब्जा कर ली। इसको बाजारी ब्याज कहते हैं। तो बाजारी ब्याज के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गरीब लोगों की जमीनें और घर पर कब्जा कर लिया। और आप जानते हैं बाजारी ब्याज का मतलब होता है कि 1 लाख रुपए ले लिया तो 4 साल बाद वो रकम 12 लाख 14 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और इसमें गरीब लोग क्या करते थे कि अपनी जमीन गिरवी रख देते थे। अब माना उन्होंने 5 लाख की जमीन गिरवी रख दी, 2-3 साल पैसे नहीं चुकाए और 1 लाख रुपए लिया, तो 1 लाख रुपए के बदले उनके 5 लाख रुपए की जमीन चली जाएगी 2-3 साल के भीतर ही भीतर। और ऐसा नेपाल में बहुत ज़्यादा हुआ है, इंडिया में भी हुआ है।
लेकिन जब इंडिया में संविधान बन जाता है 1950 के बाद, तो ये घटनाएं इंडिया में कुछ कम हुई। पुराने जमाने में इंडिया में ऐसा बहुत होता था कि छोटी छोटी रकम के लिए उसका ब्याज पर ब्याज बढ़ा बढ़ा के गरीबों की सारी जमीन लूट ली जाती थी। ये काम करते थे साहूकार लोग, और पहले की पुलिस उलिस जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी साहूकार लोगों से पैसा खाती थी, तो गरीबों की जमीन लूट ली जाती थी इस ब्याज के चक्कर में, बाजारी ब्याज के चक्कर में। लेकिन 1950 के बाद इंडिया में ये कुछ कम हुआ, लेकिन नेपाल में ये बिल्कुल कम नहीं हुआ। 2017 तक ऐसे ही चल रहा था। लोग, एक कपाली कागज चलता है नेपाल में जिसको सच माना जाता है। यदि आप किसी अन्य कागज में लिख कर देते हैं कि हमने इतने पैसे लिए हैं, तो वहाँ का जो न्यायालय है वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यदि कपाली कागज में आप लिख कर देते हैं कि हमने ये पैसा लिया है, तो वहाँ का न्यायालय उसको सबूत मानेगा। तो इस कपाली कागज ने बहुत ही ज्यादा, यानी बहुत सारे लोगों की जमीनें खत्म करवाई, बहुत सारे लोगों को कर्जा चढ़वाया। आप सीधा समझें कि बहुत सारे साहूकारों ने कपाली कागज के बल पे बहुत सारे गरीब लोगों की जमीनें लूट ली, और ये लगभग थोड़ा थोड़ा अभी भी चल रहा है। लेकिन 2017 में क्या होता है कि प्रधानमंत्री ओली एक ऐसा कानून बनाते हैं जिसके अंतर्गत कपाली कागज जो है वो रद्द होगा, यानी उसकी मान्यताएं खत्म कर दी उन्होंने 2017 में। तो उससे पहले जिन लोगों ने कपाली कागज पे लिखा लिखा के दूसरी जमीन अपने नाम करवा रखी थी, वो सारी मान्यताएं, सारी वो सब कुछ लिखाया हुआ प्रधानमंत्री ओली 2017 में खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे बाजारी ब्याज की वजह से गरीबों की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर साहूकार लोग कब्जा करते जा रहे थे। तो 2017 में प्रधानमंत्री ओली ने कपाली कागज की मान्यता लगभग समाप्त कर दी। हालांकि कुछ लोग अभी भी लिखते हैं, लेकिन उसकी मान्यता नेपाल के द्वारा समाप्त कर दी गई है। अब अगर आप कपाली कागज लेके न्यायालय के पास जाते हैं तो वो उतना मान्य नहीं होगा जितना कि 2017 से पहले होता था। और कपाली कागज की मान्यता खत्म करने से क्या हुआ कि कुछ साहूकारों के पैसे जरूर डूबे हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों का भला हो गया, जिन्होंने 10,000 20,000 ब्याज पर लिए, और वो पैसे जाके आज 5 लाख 4 लाख रुपए रकम बन चुकी है, और मजबूरी में उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ रही है। तो जब ये कानून समाप्त किया कपाली कागज वाला प्रधानमंत्री ओली ने कि कपाली कागज अब मान्य नहीं होगा, तो उसके बाद बहुत सारे गरीब लोगों की जमीनें बच गई है। कुछ साहूकारों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा गरीबों को हुआ, उनकी जमीनें बच गई हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं कपाली कागज पे, लेकिन कभी केस की नौबत आएगी तो वो जो कागज है वो अब मान्य नहीं होगा। नेपाल न्यायालय जो है उसको मान्यता नहीं देता है। तो ये काम किसने करवाया? प्रधानमंत्री ओली ने। इससे क्या हुआ? लाखों गरीबों का भला हो गया, जो बाजारी ब्याज पर पैसा लेते थे और जिंदगी भर कमा कमा के पैसा देते थे, और उनके पास कुछ नहीं बचता था, बदले में उनकी जमीन भी चली जाती थी। तो प्रधानमंत्री ओली का ये बहुत ही अच्छा काम है। देखिए, हर जगह प्रधानमंत्रियों की गलती ढूंढना सही नहीं है। भारत में नरेंद्र मोदी की जगह जगह गलती ढूंढ ली जाती है, उसी प्रकार नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की जगह जगह गलतियां ढूंढ ली जाती है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरी दुनिया के प्रेशर में होते हैं, विपक्षी पार्टियों के प्रेशर में होते हैं, देश के प्रेशर में होते हैं, चाहे वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री हों। लोकतांत्रिक देशों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री 100% गलत है। कहीं गलतियां भी होती हैं, नेता लोग हैं, उनके द्वारा कुछ लोगों का भला भी होता है तो कुछ लोगों का बुरा भी होता है। जैसे यहाँ पे साहूकार लोगों का तो बुरा हो गया, लेकिन गरीबों का भला हो गया। प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए, प्रधानमंत्री ओली ने जो नियम बनाया था उससे क्या हुआ कि साहूकारों को नुकसान हुआ और गरीबों को भला हो गया। तो जो नेता लोग होते हैं, बड़े नेता लोग जो होते हैं, वो देश हित में काम करते हैं,
लेकिन जिनको नुकसान होता है वो उनकी छवि को खराब कर देते हैं। तो साहूकार लोगों ने, जो नेपाल के बड़े लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री ओली की छवि खराब करने की पूरी कोशिश कर रखी है। धन्यवाद।